हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं ये समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, जो कि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और हाल ही में इसकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों, ये टो सीरीज की श्रृंखला है जिसके अंतर्गत आपके कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसमें आज के क्रम में हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए फिर समय न वेस्ट करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और तीसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तीसरे के अंतर्गत देखते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हिंदी पोर्शन से लिया गया है। दोस्तों, इसमें हमारा हिंदी भाग में पहला क्वेश्चन है, सिंदूर में संधि है तो कौन सी संधि है? तो दोस्तों, सिंदूर में आपकी दीर्घ संधि है और ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ मिला करके बड़ा ऊ हो जाता है, अर्थात सिंधु धन ऊर में, सिंधु धन ऊर में हो जाता है। और ये दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, तो ये दीर्घ संधि यहाँ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, तो ये आपका मागधी अपभ्रंश से हुआ है या अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है या सौरसेनी अपभ्रंश से अथवा पैसाची अपभ्रंश से हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर कहता है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो दोस्तों, ये आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है अर्थात ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। सा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो ये आपके जो वर्ण हो जाएंगे दोस्तों, सा और रा वर्णों को सम्मिलित किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर कहता है, यह रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है वो क्या है? क्या वो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है अथवा विशेष्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विशेष्य है। रमेश की पुस्तक पुरानी है तो ये क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 की अगर बात करें तो ये कहता है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में से कौन सा कारक है? तो ये दोस्तों अपादान कारक हो जाएगा, अर्थात एक स्थान से चल करके दूसरे स्थान पर है। यहाँ बीच की कुछ डिस्टेंस दी गई है और ये दूरी आपकी 5 किलोमीटर दी गई है, तो ये अपादान कारक यहाँ से हो जाएगा, अर्थात यहाँ से बदलाव की स्थिति आएगी। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये स्थान छोड़ेगा और नए स्थान पर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में आपका अपादान कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। तो ये पहचान करना है। तो इसमें जो सेंटेंस आपका दिया है यानी वाक्य दिया गया है, यह है दीपा पौधों को पानी दे रही थी। दीपा पौधों को पानी दे रही थी, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। ये आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर की अगर बात की जाए तो वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। तो वो पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो ये दोस्तों जो रेखांकित आपका शब्द दिया गया है, रेखांकित में आपका लेकिन बात दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोस्तों अव्यय हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो दोस्तों कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो आपका काष्ठ गृह हो जाएगा। काष्ठ गृह यानी काष्ठ मीन्स होता है लकड़ी और गृह घर, तो ये आपका कटहरा जो हो जाएगा ये काष्ठ गृह यानी लकड़ी का घर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है 10 नंबर। 10 नंबर कहता है निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द नहीं है पूछा गया है, तो कौन से ऐसे शब्द हैं? इस आपके ऑप्शन में दिए गए हैं देहात है और सिफारिश है, चश्मा है और तारीख है, तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो आपका फारसी भाषा से नहीं लिया गया है?
तो दोस्तों सभी जो भाषा हैं ये फारसी हैं, अर्थात आपका ये देहात है, चश्मा है और ये सिफारिश है। लेकिन ये तारीख जो है ये आपका फारसी भाषा नहीं है। कौन सी भाषा है? ये दोस्तों अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। और अरबी भाषा होने के नाते ये गलत हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो तारीख हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है मार, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अतिवृष्टि का जो विलोम होगा वो अनावृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अनावृष्टि। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर कहता है कि जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो जिसकी कोई उपमा न दी जा सके तो वो अनुपम होता है। अनुपम अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर कहता है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये है बहुत क्रोध करना, अर्थात व्यक्ति हमारे गुस्से के लाल हो रहा है और एकदम तमतमा रहा है गुस्से, तो उसे कहते हैं कि बहुत क्रोध करना, अर्थात लाल पीला होना, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 आता है। 15 नंबर की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि कोयले की दलाली में मुँह काला लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बुरी संगति में कलंक लगता है। बुरी संगत करोगे तो कलंक लगेगा, तो बुरी संगत में कलंक लगता है, अर्थात कोयले की दलाली में मुँह काला, ये लोकोक्ति का सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। आपका क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्न में जो आपका उपसर्ग है वो दोस्तों कौन सा है? तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय आपका बाद में लगता है, और ये प्रत्युत्पन्न में आपका उपसर्ग पूछा है तो प्रत्यय उपसर्ग हो जाएगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर कहता है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो कौन सा प्रत्यय लगा है? आ लगा है, का लगा है, इक लगा है या इक लगा है? तो दोस्तों आपका जो औपचारिक शब्द है, अर्थात ये वाला शब्द औपचारिक है, तो इसमें प्रत्यय कौन लगा है? उपसर्ग पहले लगता है तो प्रत्यय बाद में लगता है, तो यहाँ इक प्रत्यय हो जाएगा। इक प्रत्यय अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर की अगर बात करें तो संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों संग्रहालय का जो सही संधि विच्छेद है वो है सम धन ग्रह धन आलय। ये 3 भाग में टूट रहा है, सम धन ग्रह धन आलय, अर्थात ये संग्रहालय हो जाएगा और इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 की अगर बात की जाए तो यह यथासंभव में कौन सा समास है? तो दोस्तों यथासंभव में आपका जो समास होता है ये होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब 20 नंबर की बात कर लेते हैं। तो सलमा घर जाती है वाक्य है, ये कैसा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है, सरल वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छा वाक्य जो है इच्छार्थक वाक्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो सरल वाक्य है, अर्थात ये एकदम सिंपल वाक्य है सरल। सलमा घर जाती है तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये कहता है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया है तुम तुम्हारा काम करो, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तुम तुमका काम करो, ये भी अशुद्ध है। तुम तेरा, तेरा मेरा, ये सब चलता नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये सही हो जाएगा। बाकी सभी अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ये इसमें कौन सा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी वाला है? तो ये पूजनीय है, कवियत्री है, अंत्याक्षरी है और तदुपरांत है। तो दोस्तों इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका अंत्याक्षरी हो जाएगा। अंत्याक्षरी इस प्रकार लिखा जाएगा और ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम और अंतिम जो संख्या शब्द दिया गया है, इसमें 6 से लेकर के और अंत तक दिए गए बीच वाले 4 अक्षर हैं, या है, रा है, ला है और वाह है, को क्रमानुसार अगर व्यवस्थित करें तो ये व्यवस्था क्रम में आपका कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये देखना है। तो चलिए इस क्रम को देखते हैं। इसमें दिया है भारतीय गांव के, फिर है अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। अब यहाँ देखना है कि कौन सा सही बैठता है, सेंटेंस जो हमारा कौन सा सही है। तो दोस्तों भारतीय गांव के ये तो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये छांटना है। तो पहला हो जाएगा भारतीय गांव के सुधार के लिए, यहाँ पहला हो जाएगा ये सुधार के लिए। और अभी भारत सरकार को, अर्थात भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, और चौथा आता है बहुत प्रयत्न करना चाहिए, लास्ट में 5 आ जाएगा। तो इसका जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो पहला नंबर आपका क्या आया, रा आया, दूसरा नंबर आपका या आया, तीसरा नंबर जो आपका आया वो ला आया, और चौथा नंबर आपका आया वाह आया। अर्थात रा या ला वा आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर भैया आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 नंबर की अगर बात करें तो ये कहता है कि बीभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव है जुगुस्सा है। 25 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 25 नंबर कहता है, यह कहता है मंगल भवन या मंगलहारी द्रवसुर दशरथ अजिर बिहारी। अर्थात आप जब रामायण पढ़ते हैं तो ये सामान्यतः ऐसे जो आपकी चौपाई है ये बार बार इसका प्रयोग होता है, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवसुर दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयोग हुआ है। तो ये दोस्तों चौपाई छंद प्रयोग इसमें हुआ है, ये चौपाई हो जाएगा। और चौपाई में दोस्तों 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके 4 चरण होंगे, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसकी ये पहचान है, अगर प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हो जाएंगी तो यहाँ चौपाई छंद हो जाएगा। और ये छंद अर्थात ये जो आपका चौपाई है ये तो बहुत सी फेमस है, तो ये आपका चौपाई छंद हो जाएगा। अर्थात चलिए फिर आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 कहता है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्त में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें यमक अलंकार हैं, यमक अलंकार इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर कहता है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित जो आपका रामचरितमानस है इसमें कुल 7 कांड दिए गए हैं। 7 कांड जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला आपका होता है बाल कांड, और दूसरा जो होता है दूसरा आपका होता है अयोध्या कांड। ये अयोध्या से संबंधित इसमें सारी पॉइंट दिए गए हैं, अयोध्या कांड। और तीसरा जो होता है अरण्य कांड। और चौथा होता है ये किष्किंधा कांड होता है, किष्किंधा कांड जहाँ राम सुग्रीव की मित्रता होती है। और 5वां कांड दोस्तों जो आता है ये आपका आता है सुंदर कांड। और छठा जो आता है ये आपका लंका कांड होता है, लंका कांड। और 7वां जो कांड होता है ये दोस्तों उत्तर कांड होता है, उत्तर कांड। ये आपके कुल 7 कांड हो गए इस प्रकार से। तो जो ये कांड पूछा गया कितने कांड हैं, तो कुल 7 कांड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो हिंदी की आदि जननी क्या है। तो दोस्तों हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत है, संस्कृत भाषा है जो आदि जननी है हिंदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 से 33 तक का गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
तो सबसे पहले इन गद्यांश को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब इसमें दिया गया है, क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति में हम स्वयं पैदा कर सकते हैं, अर्थात इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठें, आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रकृति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं और शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और बिना किसी उपचार के, बिना किसी पाचन क्रिया आपका जो होगा वो स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर हो जाएंगे। खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को भी परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्थन के साथ शांति रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। और शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्र को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी कि डायरी जो है आपकी में दिन भर की वह घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात है, पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। अब ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 29 नंबर कहता है, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या है? अब इसका दोस्तों शीर्षक है वो है शांत रहो सुखी रहो। इसका जो उपयुक्त शीर्षक है, अर्थात इसका शीर्षक है इस प्रश्न का, इस गद्यांश का जो शीर्षक है वो है शांत रहो सुखी रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों ये नाम दिया गया है महायोग। इसका नाम क्या दिया गया है? महायोग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, क्रोध को काबू रखने में मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो जो पाचन क्रिया से जुड़े रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की चर्चा करें अगर, तो चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? तो दोस्तों ओजस्वी चेहरे पर उभर आती हैं। अब 33 नंबर कहता है, अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो एक बार उसको विधिवत पढ़ लें, उसके बाद उत्तर देते जाएं। अब है शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को हम क्या करें? तो दोस्तों क्रोध की अनुभव डायरी पर लिखें कि कब कब हमने क्रोध किया, कब जो है शांत रहा, और डायरी पर लिखें। कुछ दिन बाद ये आपकी रूटीन जो है चेंज नज़र आएगी। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो कौन सा शब्द होगा? तो औपचारिक शब्द हो जाएगा, औपचारिक शब्द होगा वो। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर। 35 नंबर कहता है कि कौन सा शब्द अर्थात वायस का समानार्थी नहीं है? कौन सा शब्द है जो वायस का समानार्थी शब्द नहीं है? तो ये दोस्तों हरित हो जाएगा, ये वायस का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर की अगर बात की जाए तो ये कहता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी भी बदलाव की आवश्यकता उसमें नहीं है, इसका चयन करना है। अब ये प्रश्न कहता है, अर्थात ये आपका जो वाक्य मिल रहा है उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। एक बार इसको पुनः देख लेते हैं तो क्या है, हाँ ये है, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है। अब सेक्रेटरी लगता है, सेक्रेटरी है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, सेक्रेटरी लगा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपका बी वाला हो जाएगा, सेक्रेटरी है।
सेक्रेटरी अंग्रेजी शब्द है आपका, ये सचिव होता है, तो सेक्रेटरी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिणीत, अपरिणीत हो जाएगा। उसके लिए जो शब्द हो जाएगा वो अपरिणीत हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ तक का दोस्तों 37 नंबर आपका हिंदी का पोर्शन था। अब चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। सामान्य ज्ञान का हमारा जो प्रश्न है वो कहता है कि नवंबर 2023 में किसे प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये दोस्तों आपका पॉल लिंच को प्रतिष्ठित पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों वो कहाँ पे है, क्या लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में अथवा गाजियाबाद में है। तो मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपका कानपुर में है, कानपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये है 40 नंबर। 40 नंबर कहता है कि कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। वे हैं क्या धौलाधार और पीर पंजाल है, रण ज्योति और नागटिब्बा है, लद्दाख और पीर पंजाल है, अथवा मध्य हिमालय और शिवालिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा धौलाधार और पीर पंजाल, इसके बीच में ये अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर कहता है कि अक्टूबर 2023 में किसने ओडिशा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों रघुवर दास ने शपथ ग्रहण किया है, जो कि अक्टूबर 2023 में किया है और नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों हस्तिनापुर का वन्य जीव विहार है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर देखते हैं। ये कहता है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है ये समर्पित है किस ऋषि को है। तो ऋषि व्यास को है, या वशिष्ठ को है, या वाल्मीकि को है, या भृगु को है, ये सभी ऋषि हैं। तो किस ऋषि को जो है पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ये दोस्तों व्यास को समर्पित है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश में नहीं गुजरती है। तो रामगंगा आपकी उत्तर प्रदेश में गुजरती है, गोमती गुजरती है, राप्ती गुजरती है, लेकिन वैनगंगा जो है ये नहीं गुजरती है, ये याद रखना है विशेष तौर पर। वैनगंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। 45 नंबर कहता है नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। ये नोटेड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दोस्तों ये किया है एम्स देवघर में, एम्स देवघर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर है। ये कहता है हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु जो था किसका पुत्र था। तो दोस्तों वो बिंबिसार का पुत्र था, बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये दोस्तों टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। 48 नंबर कहता है कि अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अर्थात अक्टूबर जो 2023 में जारी हुआ है वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ये इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, 111वां स्थान प्राप्त हुआ है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो पंचायत है भाग 9 में है, नगर पालिकाएँ हैं भाग 9 का में है, सहकारी समितियाँ 9 खा में हैं, और ये आपका जो आता है अधिकरण भाग 10 में। तो भाग 10 में ये नहीं है, ये दोस्तों भाग 10 में नहीं है। तो भाग 10 में नहीं है तो है कहाँ, ये देखना है। तो दोस्तों ये जो भाग 9 में 10 में नहीं है, ये 14 का में है, 14 का में जोड़ा गया है अधिकरण का मामला। तो ये आपका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण भाग 10, क्योंकि गलत इसमें सुमेलित बताना है, सुमेलित नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है।
तो ये दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन से जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? कौन सा जनपद है जो कि प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है? तो वो आपका फतेहपुर हो जाएगा। जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही ये सभी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर कहता है दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। इसका जो आपका बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लद्दाख। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं पूछा गया है तो आपका ये है मेड्यूला। मेड्यूला हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर देखते हैं। 55 नंबर की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो आपका लखनऊ जो है, जो कि नवाबों की शहर कहा जाता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है वर्तमान में, तो लखनऊ को दशहरी आम का सर्वोत्तम उत्पादक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 56 नंबर है। 56 नंबर कहता है आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? तो दोस्तों ये आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत माना जाता है। 57 नंबर देखते हैं। 57 नंबर कहता है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? तो ये दोस्तों औरंगाबाद में स्थित हैं। औरंगाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। यह है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। मदुरई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 59 नंबर की तरफ। 59 नंबर कहता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है। तो ये दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बी इसका सही जवाब होगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर कहता है यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो ये दोस्तों किसके पास जा सकता है? क्या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। 61 नंबर है वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो ये कोई अधिकतम अवधि उसकी नहीं है, कोई उसकी अधिकतम अवधि नहीं है वित्तीय आपातकालीन लागू करने की। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। ये कहता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इसको माना जाता है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ये एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 63 नंबर है। 63 नंबर कहता है मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो करों के दौरान उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के समय के दौरान में करों की क्या होगी? वृद्धि होगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 64 नंबर देखते हैं। यह है चेचक के लिए टीके यानी जो वैक्सीनेशन होता है आविष्कार किसने किया था? तो ये दोस्तों एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 65। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो ये दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में जो कि पड़ता है यहाँ पर स्थित है। गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में पड़ता है और ये जायकवाड़ी बांध वहीं पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 66 नंबर। 66 नंबर की बात करते हैं। तो ये कहता है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जबलपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों वहाँ वो नदी है उसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर आता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो दोस्तों नेपाल के साथ सीमा साझा न करने वाला जो आपका राज्य है वो असम हो जाएगा। पश्चिम बंगाल भी करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार भी करता है। तो ये
आपका जो हो जाएगा असम हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर देखते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? तो ये दोस्तों जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका उत्तर से होगा। 69 नंबर कहता है प्रमुख जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये एक क्रांतिकारी गीत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये बिस्मिल अजीमाबादी ने की थी। बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचनाकार थे। अब आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर कहता है निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो दोस्तों विलियम बेंटिंक था। विलियम बेंटिंक ये अंतिम गवर्नर जनरल था बंगाल का। चलिए 71 नंबर देखते हैं। यह है निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों R.A. फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 72। 72 नंबर कहता है कि रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर स्थित है? अर्थात रतले पनबिजली परियोजना का किस नदी पर ये स्थित है? तो ये दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी इसका सही उत्तर होगा। 43 नंबर देखते हैं। यह केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। तो घाटा कितना है? ये दोस्तों 6.4% जो है अनुमानित घाटा राजकोषीय घाटा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर 74 नंबर। 74 नंबर कहता है कि थॉमस कप का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये क्या फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन अथवा हॉकी से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बैडमिंटन से है। थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर कहता है निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सदस्य नहीं पूछा गया है, तो भारत जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। अब दोस्तों आगे इसके संख्यात्मक प्रश्न होते हैं जो कि 76 से लेकर के और 150 तक लगभग मिलते जाते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग भी होगा और ये मैथ भी होगा। तो दोस्तों यहाँ जो है संसाधन का अभाव होने के कारण अगर इसको सॉल्व करवाते हैं तो वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाता है। वीडियो लगभग आपका 2 से ढाई घंटे का बनता है, 2 से ढाई घंटे का, जिसमें आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होता है और अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम होता है। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमने डिसाइड किया है कि ये 75 नंबर क्वेश्चन ही आपको करवाए जाएं और बाकी PDF के रूप में आपको दे दिया जाए, जिससे आप उसको सॉल्व करते रहें। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कमेंट बॉक्स में आप अगर कमेंट करते हैं अगर तो पूरा पेपर करवाया जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।